नमस्कार। मिल्की इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई.के. त्रिपाठी आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करूंगा और वो टॉपिक क्या है? संप्रभुता, सॉवरेनिटी। और ये टॉपिक एलटी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न राज्यों की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो शिक्षक वर्ग की परीक्षाएं हैं, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी। और आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम इस पे एक संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित चर्चा करेंगे और इससे विस्तृत, व्यापक, गहन और विश्लेषणात्मक अध्ययन हम अपने पेड बैच में करेंगे। हमारा पेड बैच टीजीटी, पीजीटी, नेट की परीक्षाओं के लिए और विभिन्न परीक्षाएं जो इसी तरह की शिक्षक वर्ग की हैं, उनके लिए बहुत ही जल्दी प्रारंभ हो रहा है और आप उस बैच को परचेज करके अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके संबंध में सभी डिटेल्स हमने टेलीग्राम पे दे दिया है और टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारे पेड बैच की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पेड बैच को ज्वाइन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक जानकारी और देनी है, वो ये है कि टेलीग्राम पर हम डेली निःशुल्क टेस्ट सीरीज संचालित कर रहे हैं। तो आप उस टेस्ट सीरीज का भी लाभ ले सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज में प्रतिदिन आपको भूगोल, पॉलिटिकल साइंस और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के 10-10 क्वेश्चन अर्थात कुल 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं और अगले दिन उसका आंसर दिया जाता है। तो इस तरह से उस बैच को ज्वाइन करके, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है, आप अपनी परीक्षाओं के लिए अभ्यास कर सकते हैं और प्रश्नों का एक बड़ा संग्रह आपके पास हो जाएगा। तो आइए हम आज के टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। संप्रभुता। संप्रभुता शब्द अपने आप में बहुत ही व्यापक है, क्योंकि संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। ये माना जाता है कि अगर संप्रभुता नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य के 4 तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व संप्रभुता होता है। तो राज्य के 4 तत्व कौन से होते हैं, उनको देख लें हम। राज्य के 4 तत्व कौन से होते हैं? एक, जनसंख्या। दूसरा, भूभाग। तीसरा, सरकार। और चौथा तत्व होगा, चौथा तत्व संप्रभुता। चौथा तत्व संप्रभुता। और यही संप्रभुता तत्व जो होता है, ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है या अनिवार्य तत्व होता है, सबसे महत्वपूर्ण या अनिवार्य तत्व होता है। अर्थात संपूर्ण संप्रभुता के अभाव में राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसीलिए संप्रभुता को राज्य की आत्मा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राज्य की आत्मा। राज्य की आत्मा अर्थात जैसे मनुष्य के शरीर में जब तक आत्मा रहती है तभी तक वह जीवित है, जब तक प्राण है तभी तक वह जीवित है, अन्यथा शरीर ठीक वैसा भी बना रहने पर वह मनुष्य मृत माना जाता है। उसी तरह राज्य के जो 4 तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, इन तीनों का अस्तित्व है, लेकिन अगर संप्रभुता नहीं है तो वह राज्य नहीं हो सकता। संप्रभुता के अभाव में इन तीनों तत्वों की उपस्थिति के बावजूद राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो इसीलिए संप्रभुता को राज्य की आत्मा माना जाता है। और गार्नर ने क्या कहा है? गार्नर ने कहा कि संप्रभुता
गार्नर ने कहा कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है, और उसकी आत्मा है। ये बात कही थी गार्नर ने। क्या कहा था उन्होंने? संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। अब ये बात आती है कि ये संप्रभुता जब इतना आवश्यक है राज्य के लिए, तो इसके बारे में सबसे पहले किसने चर्चा की, सबसे पहले इसकी व्याख्या किसने की? आइए इसको हम समझ लेते हैं। वास्तव में क्या था कि राज्य को संप्रभु तो अरस्तु ने भी माना है, अरस्तु ने भी राज्य को संप्रभु माना है, लेकिन अरस्तु ने संप्रभुता शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया। अरस्तु ने राज्य को संप्रभु माना, लेकिन उसने संप्रभुता शब्द का कोई प्रयोग नहीं। अरस्तु कहता था कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु कहता था कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है, लेकिन वह संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं करता। वो क्या कह रहा है कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु ने कहा था कि राज्य सर्वोच्च समुदाय, राज्य सर्वोच्च समुदाय, अर्थात इससे क्या आशय स्पष्ट हो रहा है कि अरस्तु राज्य को संप्रभु मानता है, लेकिन उसने संप्रभुता शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया। उसने केवल इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय। अब संप्रभुता शब्द बना कैसे और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, इसको हम देख लेते हैं। तो वास्तव में जो ये संप्रभुता शब्द है, इसका अंग्रेजी क्या है? सॉवरेंटी। संप्रभुता का अंग्रेजी है सॉवरेंटी, और सॉवरेंटी शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और ये दो लैटिन शब्दों से बना है। दो लैटिन शब्दों से बना है, दो लैटिन शब्द, दो लैटिन शब्द। ये अंग्रेजी का शब्द है और ये दो लैटिन शब्दों से बना है। कौन कौन से लैटिन शब्द हैं? एक है सुपर, सुपर, और दूसरा है एनस, एनस। और सुपर का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च, सबसे बड़ा। सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च या सबसे बड़ा, और एनस का अर्थ क्या होता है? शक्ति या सत्ता, शक्ति या सत्ता। इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च सत्ता। इनका दोनों को मिलने से क्या आशय निकलता है? सर्वोच्च सत्ता। अर्थात सॉवरेंटी जो दो लैटिन शब्दों सुपर और एनस से मिलकर बना है, इसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता, अर्थात ऐसी सत्ता जिससे ऊपर की कोई और सत्ता ना हो, ये सबसे बड़ी सत्ता हो। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले बोना ने किया। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बोना ने किया। बोना ने 16वीं शताब्दी में संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। वास्तव में बोना ने 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी थी, और 16वीं शताब्दी में बोना ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग। बोना ने एक किताब लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा। कब लिखा? 1576 में उसने एक ग्रंथ लिखा, 1576 में। उस ग्रंथ का नाम क्या था? द सिक्स्थ बुक
ऑफ कॉमनवेल्थ, द 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ। इसी पुस्तक का दूसरा नाम रिपब्लिका भी है, इसे रिपब्लिका भी। ये बोंदा का ग्रंथ है, 1576 में लिखा गया ये पुस्तक, द 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ। इसे रिपब्लिका भी कहा जाता है। याद रखिएगा, रिपब्लिक ग्रंथ जो है वो प्लेटो का ग्रंथ और रिपब्लिका बोंदा का ग्रंथ है। आपसे कई बार पुस्तकों के नाम भी पूछे जाते हैं, किसने कौन सी पुस्तक लिखी। तो इस ग्रंथ में बोंदा ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया और उसने संप्रभुता को परिभाषित किया, व्याख्यायित। उसने कहा कि संप्रभुता वास्तव में सर्वोच्च सत्ता है। कैसी सर्वोच्च सत्ता? जो नागरिक और प्रजाजनों पर होती है। अर्थात वो कहता है कि संप्रभुता नागरिक और प्रजा पर ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जिस पर कानून का नियंत्रण नहीं होता। उसने क्या कहा? बोंदा क्या कहता है? बोंदा कहता है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर या प्रजा पर ऐसी सर्वोच्च सत्ता है, नागरिक और प्रजा पर ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जिस पर कानून का नियंत्रण नहीं होता, कानून का नियंत्रण नहीं होता, कानून का नियंत्रण नहीं होता। ये बात किसने कही? बोंदा ने कही अपनी पुस्तक द 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ में 1576 में, अर्थात 16वीं शताब्दी में बोंदा ने संप्रभुता की अवधारणा दी। इसके बाद क्या हुआ? फिर अगली शताब्दी आई, कौन सी? 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी जब आई तो 17वीं शताब्दी में ग्रोशियस और हॉब्स ने संप्रभुता की व्याख्या की। ग्रोशियस और हॉब्स ने संप्रभुता की व्याख्या और हॉब्स ने कानूनी संप्रभुता की या विधिक संप्रभुता की अवधारणा दी। कानूनी संप्रभुता की या विधिक संप्रभुता की अवधारणा। इसके बाद फिर क्या हुआ? 18वीं शताब्दी आई और 18वीं शताब्दी में रूसो ने संप्रभुता की व्याख्या की और लौकिक संप्रभुता की अवधारणा दी। लौकिक संप्रभुता की अवधारणा, लौकिक संप्रभुता। और ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता या लौकिक संप्रभुता ही पाई जाती है। इसका अर्थ क्या होता है कि सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। तो रूसो ने 18वीं शताब्दी में लौकिक संप्रभुता की अवधारणा दी और उसने कहा कि संप्रभुता असीमित होती है, संप्रभुता सर्वोच्च होती है और संप्रभुता अविभाज्य होती है। उसने कहा संप्रभुता असीमित, अविभाज्य और सर्वोच्च होती है। तो यहां तक संप्रभुता की अवधारणा इस तरह से विकसित होती है। इसके बाद 19वीं शताब्दी आई। अब देखिए 19वीं शताब्दी में क्या स्थिति हुई? संप्रभुता पर एक व्यापक सिद्धांत आया और यह सिद्धांत किसने दिया था? 19वीं शताब्दी में संप्रभुता पर एक व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया ऑस्टिन के द्वारा। और ऑस्टिन ने एक ग्रंथ लिखा था 1832 में, अर्थात 19वीं शताब्दी आई। 1832 में ऑस्टिन ने एक ग्रंथ लिखा। और इस ग्रंथ का नाम क्या था? लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर्स ऑन
लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस और इस ग्रंथ में ऑस्टिन ने संप्रभुता का सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत का विस्तृत, व्यापक और गहन अध्ययन हम अपने पेड बैच में करेंगे। और उसी पेड बैच में संप्रभुता के बारे में जिन चीजों को अभी हम संक्षेप में समझ रहे हैं, इन्हीं चीजों को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही व्यापक रूप से समझेंगे। वास्तव में संप्रभुता आपकी परीक्षाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस पूरे टॉपिक को हम 5 से 6 क्लासेस में पढ़ाते हैं और 5 से 6 क्लासेस में या 5 से 6 वीडियो में हम आपको इसे पूरी तरह से पढ़ाएंगे, पूरी तरह से समझाएंगे। अर्थात इतना विस्तार से जब हम अध्ययन करेंगे तब आपकी तैयारी काफी अच्छे से हो जाएगी और उतने ही विस्तार से हम उसका पीडीएफ देंगे। अभी हम संक्षेप में इसको समझा रहे हैं जिससे आपकी एक सामान्य समझ इस पर विकसित हो जाए और जो पीडीएफ हम आपको देंगे इसका भी, वो भी काफी संक्षेपीकृत होगा, लेकिन पेड बैच में इसको विस्तार से पढ़ाया जाएगा और उसका पीडीएफ भी उतना ही विस्तार से और व्यापक होगा। और इसी तरह के सारे टॉपिक्स पे आपको सिलेबस हम पहले दे देंगे और सिलेबस के एक एक टॉपिक पर उतना ही विस्तार से और उतना ही गहन अध्ययन कराया जाए। तो ऑस्टिन ने जो संप्रभुता का सिद्धांत दिया, उसने क्या कहा? उसने कहा कि यदि कोई उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो कि किसी अन्य उच्च सत्ताधारी व्यक्ति के आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त ना हो, क्या कहा उसने? यदि कोई उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो कि किसी अन्य उच्च सत्ताधारी के आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त ना हो, वह समाज के अधिकांश लोगों से अपने आदेशों का पालन करा लेता है, तो वह व्यक्ति संप्रभु होगा तथा वह समाज उस संप्रभु सहित, अर्थात उस उच्च सत्ताधारी व्यक्ति सहित एक राजनीतिक समाज। ये किसने कहा? ये ऑस्टिन ने कहा था अपने ग्रंथ लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में 1832। तो इस तरह से संप्रभुता पर बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है। उसमें से एक दो विद्वानों के विचारों को हम यहां समझ लेते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया पेड बैच में हम ढेर सारी परिभाषाएं आपको बताएंगे और उस पर हम आपको पीडीएफ देंगे। जैसे बिलोवी ने क्या कहा? बिलोवी ने कहा कि संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता है। संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है। गार्नर ने कहा कि संप्रभुता वास्तव में राज्य की एक विशेषता है। कैसी विशेषता है? जिस कारण राज्य कानूनी दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है। गार्नर क्या कह रहा है? गार्नर कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की, गार्नर कहते हैं संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता है, ऐसी विशेषता है जिसके कारण या जिस कारण वह का मतलब राज्य कानूनी दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अपनी इच्छा से बंधा होता है, अर्थात उस पर किसी और का नियंत्रण नहीं होता, बंधा होता है। ये गार्नर ने कहा। इसी तरह से अन्य बहुत से विद्वानों ने इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं। उन सब पर हम
चर्चा करेंगे। तो अब इस तरह से क्या हुआ, संप्रभुता के बारे में हमने सामान्य रूप से समझ लिया। अब संप्रभुता की जो मुख्य तत्व होते हैं, जो इससे निकल के आते हैं, वे क्या क्या हैं, संक्षेप में हम उनको भी समझ लेते हैं कि संप्रभुता के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। संप्रभुता के तत्व, संप्रभुता के तत्व, और एक एक तत्व पे हम संक्षेप में चर्चा करते चलें उसको। पहला तत्व इसका जो होता है वो क्या रहता है, निरंकुशता। निरंकुशता पहला तत्व जो होता है वो क्या रहता है, निरंकुशता। निरंकुशता पहला तत्व होता है, निरंकुशता। निरंकुशता का अर्थ क्या है, पृथ्वी पर ऐसी कोई भी सत्ता नहीं है जो संप्रभु के ऊपर हो, संप्रभु को नियंत्रित कर सके। निरंकुशता का अर्थ होता है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई भी सत्ता नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है जो संप्रभु को नियंत्रित कर सके, संप्रभु के ऊपर। क्योंकि संप्रभु क्या होता है, आंतरिक मामलों में सर्वोच्च होता है। पहली बात क्या होती है, यह आंतरिक मामलों में सर्वोच्च होता है और बाह्य मामलों में दूसरों के नियंत्रण से मुक्त होता है। तो इस तरह से संप्रभु जो होता है उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण पृथ्वी की कोई सत्ता नहीं कर सकती, ये निरंकुश। दूसरी बात क्या होती है, मौलिकता होती है। मौलिकता, इसका मतलब क्या होता है, संप्रभुता राज्य के भीतर से प्रकट होती है, वह बाहर से नहीं दी जाती। अगर बाहर से दी जाएगी तो फिर क्या होगा, जो सत्ता संप्रभुता देगी वो संप्रभु हो जाएगी, क्योंकि संप्रभुता वास्तव में सर्वोच्च सत्ता है। तो सर्वोच्च सत्ता अगर बाहर से आएगी तो जो देने वाला है वही सर्वोच्च होगा, फिर ये राज्य कैसे सर्वोच्च हो सकता है। तो संप्रभुता राज्य के अंदर से प्रकट होती है, यह मौलिक होती है पूरी तरह। अगली बात क्या आती है, सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता, सर्वव्यापकता का अर्थ क्या होता है कि राज्य के भीतर यह संपूर्ण राज्य में व्याप्त होती है। अर्थात राज्य के भीतर जितने व्यक्ति हैं, जितनी संस्थाएं हैं, जितने समुदाय हैं, सब पर संप्रभु का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसका अर्थ होता है, सर्वव्यापकता का अर्थ होता है कि राज्य के भीतर जितने व्यक्ति, संस्थाएं, समुदाय, जो कुछ भी है, सब पर इसी संप्रभु का पूरा नियंत्रण होता है। और अगली विशेषता क्या है, स्थायित्व। अगली विशेषता होती है स्थायित्व, अर्थात संप्रभुता स्थायी होती है, वह कभी नष्ट नहीं होती। किसी राज्य में राजा या शासक नष्ट हो सकता है, सरकार बदल सकती है, लेकिन संप्रभुता कभी नष्ट नहीं होती। संप्रभुता के नष्ट होने का अर्थ है राज्य का नष्ट हो जाना। राजा या शासक, एक राजा नष्ट हो जाएगा तो दूसरा राजा आ जाएगा, एक सरकार हटेगी तो दूसरी सरकार आ जाएगी, क्योंकि ये वास्तव में संप्रभुता नहीं है, ये राज्य की संप्रभुता को अभिव्यक्त करने वाले माध्यम है। और जो संप्रभुता होती है वो स्थायी होती है, वो कभी भी नहीं बदलती, कभी भी नहीं समाप्त। अगली विशेषता क्या होती है, अविभाज्यता। अविभाज्यता अर्थात संप्रभुता विभाजित नहीं की जा सकती, संप्रभुता विभाजित नहीं हो सकती। यद्यपि बहुलवादी चिंतक इसे विभाज्य मानते हैं, वे कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की विभिन्न संस्थाओं, समुदायों में विभाजित रहती है। और जब हम अपने पेड बैच में विस्तार से संप्रभुता के सिद्धांत पढ़ेंगे तो केवल ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे, उसको तो हमें पढ़ना ही है विस्तार से। उसके अतिरिक्त
संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत भी पढ़ेंगे तो वहां ये चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। और एक और विशेषता होती है अदेयता, अर्थात संप्रभुता हस्तांतरित नहीं हो सकती, किसी को दी नहीं जा सकती। तो संप्रभुता के ये इतने तत्व होते हैं जिन्हें हमने संक्षेप में यहाँ इसको समझ लिया है। अब एक बात आती है कि संप्रभुता के रूप कैसे कैसे होते हैं, इसको भी हम समझ लें थोड़ा सा संक्षेप में। संप्रभुता के क्या क्या रूप होते हैं। संप्रभुता के रूपों को हम दो तरह से बांट लें। एक नाम मात्र की संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता, और दूसरा प्रकार बांट लें हम वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। इसको दो भागों में बांट। पहला क्या बांटे हम, पहला बांटे हम नाम मात्र की संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता तथा वास्तविक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता। ठीक। और दूसरा प्रकार क्या बांट लें हम, दूसरा यहां बीच से हम लाइन खींच दे रहे हैं, दूसरा बांट लें हम वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता, तथा राजनीतिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता। अब पहले को हम समझ लें, नाम मात्र की संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता। इसका अर्थ क्या होता है? नाम मात्र की संप्रभुता का मतलब क्या है कि जब सर्वोच्च सत्ता किसी ऐसे व्यक्ति या इकाई में निहित है जिसका प्रयोग वह स्वयं नहीं करता बल्कि उसके नाम पर कोई अन्य व्यक्ति या इकाई करता है, तो ऐसी संप्रभुता कहलाती है नाम मात्र की संप्रभुता। जैसे इंग्लैंड के सम्राट, जैसे भारत के राष्ट्रपति, सारी कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं लेकिन उनका प्रयोग वे स्वयं नहीं करते। इंग्लैंड के सम्राट, सारी शक्तियां उनमें निहित होती हैं लेकिन उसका प्रयोग वो स्वयं नहीं करते। और वास्तविक संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? ऐसा व्यक्ति या इकाई जो किसी अन्य व्यक्ति या इकाई या संस्था में निहित सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करता है, वह कहलाती है वास्तविक संप्रभुता। जैसे ब्रिटेन में संसद और मंत्रिमंडल और भारत में मंत्रिमंडल, ये वास्तविक संप्रभुता के उदाहरण। वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता ये कैसी होती है? वैधानिक संप्रभुता का अर्थ क्या होता है कि ऐसी संस्था या इकाई जिसे कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है या कानून को क्रियान्वित करने की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, वो कहलाती है वैधानिक संप्रभुता। और राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ क्या होता है कि ऐसी इकाई जो कि इस वैधानिक संप्रभुता पर नियंत्रण रख सके, वो कहलाती है राजनीतिक संप्रभुता। वैधानिक संप्रभुता का उदाहरण क्या होगा भारत में? संसद, मंत्रिमंडल। और राजनीतिक संप्रभुता जो इस वैधानिक संप्रभुता पर नियंत्रण रखती है, वो भारत की जनता। तो भारत में राजनीतिक संप्रभुता का उदाहरण भारत की जनता। इस तरह से ये उसके दो महत्वपूर्ण रूप हम समझ सकते हैं। इसके बाद अब और बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे संप्रभुता का वास कहाँ होता है और संप्रभुता के ढेर सारे सिद्धांतों का हमें अध्ययन करना है। तो जितना कुछ आज हमने समझा, इन सारी चीजों पर विस्तृत और व्यापक अध्ययन हमें पेड बैच में करना है, और जो चीजें इसमें अभी हमने उनकी चर्चा नहीं की, उन्हें भी हमें
काफी विस्तार से पढ़ना है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि संप्रभुता जैसे टॉपिक पर भी 5-6 वीडियो या 5-6 क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो एक बहुत ही विस्तृत, व्यापक और गहन अध्ययन करने वाला और बहुत ही विश्लेषण करके हर चीज को समझने वाला पेड बैच हमारा प्रारंभ हो रहा है। तो इस पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आप देख लें और उस बैच को ज्वाइन करके उसका आप लाभ ले सकते हैं। और ये क्लास आपको कैसी लगी इसका भी आप कमेंट करके इस पे अपनी राय दे सकते हैं।